हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 1 से 13 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम 13 से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 में दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करें। ए आंसर आपको लिखना जब ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी आंसर तब देना है जब ए और आर दोनों सत्य है तथा आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी आंसर तब होगा जब ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी तब होगा जब ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हम बेकिंग सोडा का उपयोग अति अम्लता से राहत पाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये राइट है, करते हैं, तो ये हमारा राइट है। कारण क्या है? बेकिंग सोडा अम्लीय प्रकृति का है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें अभिकथन ए है, एक परितंत्र में ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ही ठीक है, लेकिन आर ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए इसका आंसर होगा बी। अब इसका अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। अभिकथन ए है, पौधे एक परितंत्र में पहले पोषी स्तर से संबंधित हैं, राइट है। और रीजन है, पौधों को एक परितंत्र में उत्पादक कहा जाता है, ये भी राइट है। और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पहले पोषी स्तर में है तो उत्पादक होते हैं पहले पोषी स्तर में। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न 16 है, कोशिकीय डीएनए एक संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। तो ये राइट है, जिम्मेदार है। रीजन क्या है? कोशिकीय डीएनए कोशिका में प्रोटीन बनने का सूचना स्रोत है, तो ये भी राइट है। तो इसका आंसर, और ये इसकी सही व्याख्या भी करा, तो इसका आंसर हो गया ए। अब प्रश्न संख्या 17 से 20 में 5 उपभाग हैं। आपसे इन प्रश्नों में से किन्हीं 4 उपभागों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है, यानी 5 में से 4 देने हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ों से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यह पादपों में तापमान के नियमन में भी सहायक है। तो आप इस पैराग्राफ को इंग्लिश हिंदी में पढ़ सकते हैं, और मैं हिंदी में टिक लगा रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, यानी इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें जो एक पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता के बीच संबंध को दर्शाता है। दर और है ये, तो वाष्पोत्सर्जन देखो ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है ना, और सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ रही है तो वाष्पोत्सर्जन घट रहा है ना। तो इसमें आंसर आएगा बी, वाष्पोत्सर्जन की दर सापेक्ष आर्द्रता के घटने से बढ़ती है। आंसर आपने बी लिख दिया। ऐसे इंग्लिश में भी आप बी आंसर लगा सकते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन करें जो वाष्पोत्सर्जन की दर और वातावरण में इसकी दर को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे ए तो आर्द्रता है ना, फिर प्रकाश की तीव्रता है, और सी तापमान और हवा की गति के संबंध को दर्शाता है। तो ये ग्राफ है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। हवा का तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा, हवा की गति, तो इसका मतलब हवा की गति ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है। तो दी गई तालिका में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का सही संयोजन चुनिए। तो आर्द्रता, तापमान और प्रकाश की तीव्रता, तो इसका आंसर हो गया सी। इंग्लिश मीडियम में भी आप सी लगा लें इसको। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने का एक आंतरिक कारक है, तो दसे रंध्र यानी स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा। रेगिस्तानी भागों में सनकेन स्टोमेटा होते हैं पत्तियों में। वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
दिन के समय ये जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, तो ये भी सही है। यह पादप में तापमान के नियमन में भी सहायक है, ये भी सही है। रात के समय यह जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, रात के समय तो नहीं। और रंध्र वाष्पोत्सर्जन में अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसका आंसर हम चुन लेते हैं पहला सी, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया इसका आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्रश्न 18 है। निम्नलिखित को पढ़ें और 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। धातुओं में कम प्रभावी नाप की आवेश की विशेषता होती है, इसलिए इन सभी की आयनन ऊर्जा कम होती है। परिणाम स्वरूप धातुएं इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं और आवर्त के बाईं ओर तत्व अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। इसलिए समूह 1 के तत्व आसानी से अपनी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। समूह में नीचे की ओर आयनन ऊर्जा घटती है, यानी कम ऊर्जा से वो आयन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसलिए सीजियम अपनी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है। सीजियम लास्ट में है। धातुओं में प्रभावी नाप के आवेश अधिक होता है, इसलिए इन सभी की आयनन ऊर्जा भी अधिक होती है। तो अधातु में आयनन ऊर्जा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप अधातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं खोती है। अक्रिय गैसों को छोड़कर फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सभी तत्वों से अधिक है। इसका मतलब फ्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मजबूती से व्यवस्थित होते हैं। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता कम होती है। तो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए अपना, मैं आंसर बता देता हूँ। निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा विकल्प धातु के लक्षणों के आरआई क्रम को दर्शाता है? तो इसका आंसर है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कि डी करेक्ट आंसर है। तो डी ही आप इंग्लिश मीडियम में भी लगा लें। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक है? तो हमने अभी डिस्कस करा है, फ्लोरीन का है। थर्ड है, अधातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से किसके कारण नहीं खोती है? अत्यधिक प्रभावी नाभ की आवेश के कारण। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाभ की आवेश बढ़ता रहता है। तो इसका आंसर होगा ए। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? फ्लोरीन की, यह भी पैराग्राफ में दिया हुआ ही है। नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉनों खोने की क्षमता में क्या संबंध है? आज भी, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप बी लगा लें। अब ये हो गया 19 है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यदि इस प्रकार यदि दो गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हों, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप इत्यादि में लेंस के विभिन्न प्रकारों के संयोजन का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, अधिक क्षमता के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे कागज पर दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने पर कागज फोकस बिंदु पर कुछ ही सेकंडों में जलने लगता है। ये प्रैक्टिकल मैंने करके डाल रखा है अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वाली प्लेलिस्ट में। एक छात्र ने बाजार से 2 लेंस और 2 दर्पण खरीदे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनके प्रकारों की पहचान करने में छात्र की मदद कीजिए। तो भाई पहला है अवतल दर्पण, नहीं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी बी आंसर सही है इसका। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और वाई उत्तल लेंस। तो बी पे आप मार्क कर लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में भी बी लगा लीजिए। यदि एक बीम उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित है तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, उत्तल लेंस पे है, 2f1 पर स्थित है, तो 2f1 पर है तो 2f2 पर बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, +2d और
+-2 डायोप्टर वाले लेंसों के संयोजन की प्रभावी क्षमता क्या होगी, तो इनको जोड़ लेंगे सिंपल, यानी आंसर बी हो गया। प्रकाश की एक किरण गोलीय दर्पण पर चित्र अनुसार आपतित होती है, इस तरीके से आ रही है। कौन सा गोलीय दर्पण का चित्र आपतित किरण का सही परावर्तन दर्शाता है, तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो इसका आंसर हो गया डी। करेक्ट आंसर इज ये हो गया, तो डी आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित को पढ़िए और 1 से 5 में से 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयोग होती हैं। एक क्षेत्र रेखा वह पथ है जिस पर एक काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव संरेखित होता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये ग्राफ देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है और चुंबक से दूर, जितना दूर होते जाएंगे प्रबलता कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब आप प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता। जितना क्षेत्र रेखाएं जो हैं जितनी पास पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो ए आंसर है इसका, ए लगा लीजिए इंग्लिश मीडियम में भी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का अंतराल होता है, तो इसका आंसर है पी, ध्रुव और क्षेत्र रेखाओं की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बी आंसर होगा इसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ निर्देशित होती हैं, ध्रुव पर बहुत नजदीक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी होती हैं। ठीक है ना, सारे काम होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। तो एक छात्र ने ग्राफ का विश्लेषण कर निम्नलिखित कथन लिखे। ठीक है, तो इसमें है कि चुंबक से दूरी कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, जब हम चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, और क्षेत्र की प्रबलता 0.25 मीटर की दूरी पर अधिकतम है। तो सही कथन वाले विकल्प को चुनिए, तो इसका सही कथन वाला विकल्प है बी, यानी 1 और 2 ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें केवल दिशा होती है, केवल परिणाम होता है, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों ही होते हैं। तो खंड ब हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इतना बड़ा वीडियो देखने में। तो बाकी के हम पार्ट 3 में बाकी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे।